हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग आज के वीडियो में भारतीय लोक चित्रकला शैलियों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चित्रकला शैली है अभ्रंश शैली। आज हम लोग अभ्रंश शैली पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं इस अपभ्रंश शैली को और कौन कौन से नामों से जाना गया है, किस विद्वान ने ये नाम दिए हैं, उसके पीछे क्या आधार रहा है और कौन सही और उपयुक्त नाम है। तो आइए देखते हैं हम अपभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली, गुजराती शैली, जैन शैली, प्रकृति शैली, ग्राम्य या ग्रामीण शैली से इन विभिन्न नामों से जाना गया है इस शैली को। और इस शैली को नाम देने वाले बहुत से विद्वान हैं। हम लोग उनको देखेंगे कि क्या नाम दिए हैं विभिन्न विद्वानों ने। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, आज से दशकों पूर्व जब इस शैली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये माना जाता था कि हमारी ऐतिहासिक गुफाओं में उत्कृष्ट कोटि की चित्रकारी के बाद और राजस्थानी चित्रकला के उदय से पहले का जो समय है, इस समय की कोई कलाकृति नहीं मिली थी। तब विद्वानों का ये मानना था कि इस समय या तो कोई कलाकृति बनी ही नहीं या जो कलाकृतियाँ बनी वो नष्ट हो गई। इसलिए इस पूर्व मध्यकाल को कला की दृष्टि से अंधकार का युग कहा जाता था। लेकिन इस बात को गलत साबित किए आनंद कुमार स्वामी ने 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी से कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति प्राप्त किए और उसको प्रकाशित करवा करके इस बात को गलत साबित किए कि मध्यकाल कला की दृष्टि से अंधकार युग था। और इस बात को प्रमाणित करके इन्होंने कलाविदों की एक जिज्ञासा उत्पन्न की इस शैली के संबंध में। और बाद में इस शैली से संबंधित और भी बहुत से चित्रों की प्रतियां प्राप्त हुईं, जैसे बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, ऐसी कई सचित्र पोथियां प्राप्त हुईं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पूर्व मध्य की काल की कला को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। और इन्हीं में सबसे पहले हम लोग आनंद कुमार स्वामी की चर्चा करते हैं, जिन्होंने इस पूर्व मध्य की काल की कला को प्रकाशित करवाए। इन्होंने इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम दिया। इन्होंने कहा कि इस शैली का केंद्र पश्चिम में स्थित मारवाड़ था और आधार दिए कि लामा तारानाथ ने जिन 3 शैलियों का उल्लेख किए थे, देव शैली, नाग शैली और यश शैली, उसी में यश शैली का जो केंद्र मारवाड़ था और मारवाड़ भारत के पश्चिम में स्थित है। इसलिए इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम देना उपयुक्त है और इन्होंने इसे पश्चिमी भारतीय शैली नाम दिया। लेकिन इस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम देना उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इस शैली से संबंधित चित्र केवल भारत के पश्चिमी भूभाग में ही नहीं मिले। इस शैली के चित्र पूरब में आपके अवध है, जौनपुर तक मिलते हैं। दक्षिण में चले जाइए, मध्य महाराष्ट्र में एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ एलोरा की गुफा तक है। और साथ ही साथ विदेशों में नेपाल है, बर्मा है, श्यामा कंबोडिया है, यहाँ तक इसका क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसे केवल पश्चिमी भारतीय शैली नाम देना ही उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। और एक विद्वान थे नानालाल चमनलाल मेहता, या इन्हीं को एन.सी. मेहता कहा गया है। इन्होंने कहा कि इसे गुजराती शैली नाम दिया जाए और इन्होंने इसको गुजराती शैली नाम दिया भी। और 1924 ईस्वी में इन्होंने रूपम पत्रिका में एक निबंध लिखकर प्रकाशित करवाया और इसके आधार पर इन्होंने ये तथ्य दिया कि बसंत विलास में जो गुजराती संस्कृत मिश्रित काव्यपत्री है और उस काव्यपत्री के आधार पर इन्होंने इसे गुजराती शैली कहा। और बाद में अपनी पुस्तक
स्ट्रेटीज इन इंडियन पेंटिंग में इन्होंने बसंत विलास को प्रकाशित भी करवाया और अलग से एक अध्याय इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात लिखकर इस विषय को एक प्रमाणित साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया। परंतु इनकी भी बात सही नहीं है, क्योंकि इस शैली की जैसा चित्रण जो बसंत विलास में हुआ है, ऐसी ही चित्रण बाल गोपाल स्तुति में, कालकाचार्य कथा में, कल्पसूत्र में आदि पोथियों में हुई है, जो राजस्थान से मिली है, मालवा से मिली है, मारवाड़ से मिली है। तो भारत के विभिन्न भागों में इस तरह के लेख पत्रियाँ मिली हैं, तो इसे केवल गुजराती शैली नाम देना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। और एक विद्वान हैं पर्सी ब्राउन ने इसे जैन शैली नाम दिया, क्योंकि इस समय की जितनी भी पोथियाँ प्राप्त हुई हैं उन सभी पोथियों के जो विषय रहे हैं वे श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित थे। इसलिए इन्होंने कहा कि इस शैली को जैन शैली नाम देना उपयुक्त प्रतीत होता है। परंतु यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत सी ऐसी पोथियाँ मिली जो जैन धर्म से इतर थीं, वैष्णव धर्म से संबंधित थी, और भी कुछ ऐसी पोथियाँ मिली जिसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं था। और अन्य पोथियों में जो पोथियाँ हमें मिली हैं जैन धर्म से इतर, उसमें बाल गोपाल स्तुति है, मार्कंडेय पुराण है, चौर पंचाशिका है, कामसूत्र, ऐसी बहुत सी पोथियाँ मिली हैं जिनका जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो इस शैली को जैन शैली नाम देना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, डॉक्टर राय कृष्णदास और मोती चंद्र हैं, इन्होंने इसे अपभ्रंश शैली नाम दिया। दोस्तों, अपभ्रंश का अर्थ होता है विकृति, अर्थात परिवर्तनशील कला प्रवृत्ति ही अपभ्रंश शैली है। और इनका मत था कि इस शैली ने अपना मूल स्वरूप खो दिया और भारत में जो महान उत्कृष्ट कोटि की अजंता शैली थी उसके को जब ह्रास की प्राप्ति हुई, उसका जब पतन होता है, उस समय भारत में राजनैतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पतन हुआ और उसका प्रभाव चित्रकला शैली पर भी पड़ा, इसमें विकृति आई, पतन हुआ। तो इसलिए जो अपभ्रंश शैली है, राय कृष्णदास के द्वारा नाम दिया गया, वो सबसे सही और उपयुक्त प्रतीत होती है। तो दोस्तों, इस अपभ्रंश शैली को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए और इसके बाद में देखते हैं कि इस अपभ्रंश शैली का केंद्र कहाँ था। इस अपभ्रंश शैली का जो केंद्र था, केंद्र को लेकर के नानालाल चमनलाल मेहता ने इसका केंद्र गुजरात बताया, लामा तारानाथ ने इसका केंद्र मारवाड़ बताया, लेकिन प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर इसका केंद्र दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद ज़िले में एलोरा की गुफा संख्या 32 में स्थित गरुड़ आरोहण वैष्णवी का चित्र ही इस शैली का केंद्र माना जाता है। और आप लोगों को बताए भी थे कि इस शैली का क्षेत्र विस्तार एक विस्तृत भूभाग पर हुआ। अगर हम लोग इस शैली को देखें तो इस शैली का विस्तार पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और जौनपुर तक हुआ। हम लोग पश्चिम में देखें गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान, पंजाब, मालवा क्षेत्रों तक होता है। और दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में एलोरा की गुफा तक इसका विस्तार होता है। और साथ ही साथ विदेशों में भी इस शैली का क्षेत्र विस्तार हुआ। विदेशों में नेपाल, बर्मा, श्यामया, कंबोडिया तक यह शैली फैली। तो दोस्तों, यह चित्रकला शैली एक पोथी चित्रकला शैली के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन अपभ्रंश शैली में पोथियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कागज़ पर पोथियाँ सबसे पहले अपभ्रंश शैली में चित्रित की गई। हम लोग देखे थे कि पोथी चित्रकला की शुरुआत पाल शैली से होती है। वहाँ ताड़पत्र या भोजपत्र पर पोथियाँ बनती हैं, पोथियाँ चित्रित होती हैं
और यहाँ भी ताड़पत्र या भोजपत्र पर पोथियाँ चित्रित हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बार कागज़ पर पोथियाँ चित्रित हुई हैं अपभ्रंश शैली में। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि ताड़पत्र पर भी पोथियाँ बनी हैं, कागज़ पर भी पोथियाँ बनी हैं। इसके अलावा यहाँ कपड़े पर भी चित्रकारी हुई है, पट चित्रकारी। तो यहाँ पटचित्र भी बने हैं, कागज़ पर भी पोथियाँ बनी हैं, ताड़पत्र पर भी पोथियाँ बनी हैं। और अधिकांश पोथियाँ यहाँ जैन धर्म से संबंधित पोथियाँ बनी हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर हम लोग देखें अपभ्रंश शैली में जो पोथियाँ बनी हैं अधिकतर जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित मिले हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय होते हैं जैन धर्म में। तो इसमें अधिकांश पोथियाँ श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित मिली हैं। और इन पोथियों में विशेषावश्यक 10 वैकालिक सूत्र, संग्रहणी सूत्र, निशीश चूर्णी, कल्प सूत्र, श्रवक प्रतिक्रमण, नेमिनाथ चरित्र, धर्माम्बुद, कथासरित सागर, अंग सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र जैसी कुछ पोथियाँ रही हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ जैन धर्म से इतर भी कई पोथियाँ रहीं जो चित्रित की गईं। इसमें गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, मार्कंडे पुराण, चौर पंचाशिका, पांडव चरित्र, ऐसी कुछ पोथियाँ रही हैं, उसे भी चित्रित किया गया। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपभ्रंश शैली में कौन कौन सी प्रमुख चित्रित पोथियाँ हैं और अपभ्रंश शैली की क्या विशेषताएं हैं, इस दूसरे भाग में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपभ्रंश शैली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः जहाँ तक हम लोग अभी देखे हैं उसमें इस अपभ्रंश शैली को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या भिन्न भिन्न नाम दिए, और साथ ही साथ कौन जैन धर्म से संबंधित पोथियाँ हैं, कौन जैन धर्म से इतर पोथियाँ हैं, और साथ ही साथ अपभ्रंश शैली का केंद्र कहाँ है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं या बनने की संभावना है। तो इसको जो महत्वपूर्ण लगे आप उसको नोट भी कर लेते रहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कुछ अपभ्रंश शैली की पोथियों को देखेंगे और साथ ही साथ अपभ्रंश शैली की विशेषता देखेंगे। विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।